तो दोस्तों आपके सामने है लूसेंट और लूसेंट में हम लोग अभी बात करने वाले हैं इतिहास पे। लूसेंट एक ऐसा किताब, अगर इस पे आपका कंट्रोल हो जाए, इस पे अगर आपका कमांड हो जाए और वो भी कुछ ही भाग पर, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, एकदम गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से कैसे जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास का। हमने अभी तक क्या देखा, थोड़ा उसको समझ लीजिए। हमने अभी तक यही देखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जानकारी किस तरीके से मिलता है और उसी को हम लोग अभी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से किस तरीके से जानकारी मिलती है। पुरातात्विक वस्तु होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे कि हो गया पुराना कोई टोकरी मिला, पुराना घड़ा मिला, पुराना कंकाल मिला, पुराने समय का 2000-3000 वर्ष कोई पुराना सिक्का मिला, तो वैसे चीज़ों को कहते हैं पुरातात्विक वस्तु। या पुराना ईंट मिला, तो वो सारे के सारे पुरातात्विक वस्तु कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है बोगज कोई। अभिलेख का मतलब हुआ पत्थर पर कुछ बातों को उकेरा गया है। तो 1400 वर्ष पुराना एक अभिलेख है बोगज कोई। और ये मिला कहाँ से है, तो ये मिला है एशिया माइनर से। ये तुर्की के आसपास का लोकेशन है एशिया माइनर का, वहाँ से मिला है एक अभिलेख जिसका नाम है बोगज कोई। और वहाँ पर 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है। कौन कौन, आप लोग याद कर लीजिएगा। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहते हैं। नासत्य को क्या कहते हैं, अश्विनी कुमार भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे अब देखते हैं। मध्य भारत में, यानी कि आज के मध्य प्रदेश के आसपास का जो लोकेशन है, वहाँ भागवत धर्म विकसित हुआ था। उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो उसका प्रमाण मिलता है, एक यवन राजदूत थे। यवन राजदूत यानी कि आजकल का यूनान, ग्रीस, उनका नाम था होलियाडोरस। होलियाडोरस उनका एक अभिलेख भी था, स्तंभ लेख, यानी पत्थर पर उन्होंने कुछ लिखवाया था भारत में आकर के। और वो कहाँ पे लिखवाया था, बेसनगर विदिशा में। और वो गरुड़ स्तंभ लेख उसको कहा जाता है। वहीं से ये जानकारी मिलता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ था। चलिए अब आगे बात करते हैं। भारतवर्ष, यह नाम सबसे पहले कहाँ से मिलता है, भारतवर्ष, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे आप लोग, हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। प्राचीन काल में भी अकाल आते थे। इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इसका जानकारी मिलता है सौहगौरा। सौहगौरा ये बांग्लादेश का लोकेशन है। और सौहगौरा अभिलेख ये अशोककालीन अभिलेख है। यहाँ से ही जानकारी मिलता है कि प्राचीन काल में भी खाद्यान्न का संकट होता था, यानी कि अकाल भूखमरी का समस्या आता था। चलिए अब आगे बात करते हैं। हूण आक्रमण, हूण आक्रमण का जानकारी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे पता चलता है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख से इसकी जानकारी मिलता है। चलिए आगे। सती प्रथा, भारत में सती प्रथा थी, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है एरन, एरन अभिलेख। आप लोग देखेंगे एरन अभिलेख। और शासक कौन थे, तो गुप्त शासक थे भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, वहीं से सबसे पहले जानकारी मिलती है कि सती प्रथा था। चलिए अब कुछ आगे चीज़ों को हम लोग देखते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। सातवाहन राजाओं के बारे में थोड़ा सा है। सातवाहन राजाओं के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, तो देखिए सातवाहन राजाओं का अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कोई पुस्तकों में कुछ खास वर्णन है नहीं। उनका सारा जानकारी अभिलेखों से ही मिलता है, यानी पत्थर पर कुछ उकेरा गया है। आप लोग जाइएगा, बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक स्थल है, जैसे कि बिहार में राजगीर है, इसके अलावा वैशाली में भी है, चंपारण में भी है। तो अभिलेखों पर कुछ लिखा हुआ रहता है, उसी से पता चलता है। तो सातवाहनों के बारे में तो पूरा जानकारी ही अभिलेखों से मिला है। चलिए आगे। रेशम बुनकर की श्रेणियाँ, यानी रेशम बुनकर थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, मंदसौर अभिलेख से। श्रेणियों का मतलब हुआ उनका एक मतलब ग्रुप होता था, उनका एक संगठन होता था उसका। चलिए बुर्ज होम, ये बुर्ज होम क्या है, इसको देखिए। बुर्ज होम ये नवपाषाणिक पुरा स्थल है। नवपाषाण काल वो समय जब कृषि का शुरुआत हुआ था, उस समय बुर्ज होम से एक गड्ढा घर मिला है, यानी कि ज़मीन के समतल ज़मीन से थोड़ा अंदर जाने पर कुछ वहाँ से कंकाल वगैरह का भी प्रमाण मिला है, सीढ़ी वगैरह भी बना हुआ है। ये जबकि नवपाषाण काल का है, यानी मोटे तौर पे कहा जाए तो आज से लगभग 10,000 वर्ष पुराना ये अवशेष है, कश्मीर से मिला है। आप लोग गूगल करके भी या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इसको। चलिए अब आगे कुछ चीज़ों को हम लोग और देखते हैं। जो भारत में मिले हुए अब तक के सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं उनको आहत सिक्का कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, सबसे प्राचीनतम सिक्का को। और इसी को
कासारपन, कासारपन भी कहा जाता है। कासारपन यानी सबसे प्राचीनतम सिक्का, जिनको आहत सिक्का कहा जाता है, उनको कासारपन भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बातों को करते हैं। सिक्कों पर लेख लिखना। देखिए अभी भी आप कोई सिक्का देखिएगा तो उस पर 2 रुपये, भारत, बस इतना ही लिखा रहता है। लेकिन प्राचीन काल के कुछ सिक्के हैं, आप म्यूजियम में जाइएगा तो देखिएगा कि कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इसका शुरुआत किसने किया? यवन शासकों ने। यवन मतलब ग्रीस, यूनान के शासकों ने। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है, या एक से ज़्यादा भी सिक्का मिला होगा, जहाँ पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। आगे, रोमन सिक्का भारत में कहाँ मिला है? रोमन सिक्का भारत में मिला है अरिकामेडु। अरिकामेडु कहाँ है? पुदुचेरी के निकट, तमिलनाडु में। चलिए आगे बात करते हैं हम दोस्तों। अब देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को। प्राचीन काल में भारत का संबंध किन किन देशों के साथ, किन किन देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध हुआ करता था? तो वो है म्यांमार, आज का म्यांमार, बर्मा, उसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था। मलाया मलेशिया के आसपास का लोकेशन है, उसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था, जबकि यहाँ पर सुवर्ण भूमि है, सुवर्ण भूमि और स्वर्ण भूमि। कंबोडिया को कंबोज और जावा को यवद्वीप, जावा इंडोनेशिया, उसको यवद्वीप उस समय कहा जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और किन शासकों से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है और इस पर तिथि नहीं लिखा हुआ है, कब का है, ये किस शासक का है? तो कलिंग राजा खारवेल का है। अगला, जूनागढ़ जो गिरनार गुजरात में है, ये रुद्रादमन का अभिलेख है। नासिक अभिलेख, नासिक महाराष्ट्र में है, किसका है? तो गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ लेख, इलाहाबाद प्रयागराज, ये समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, दक्षिण भारत के शासक थे ये। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख याद कर लीजिए, मालवा नरेश यशोवर्मन का। अगला है ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अगला, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी किसे कहते हैं? बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो अभिलेखों के अध्ययन को। चलिए कुछ आगे बात को हम लोग करते हैं और जो आगे चीज़ हैं उनको थोड़ा सा और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, नागर शैली, देखिए मंदिर जो बनता है, मंदिर का अलग अलग शैली होता है। मंदिर का मुख्यतः 3 शैली का हम लोग बात करते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। देखिए उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण होता था प्राचीन काल में, उत्तर भारत में आप लोग ध्यान देंगे वो नागर शैली में, जबकि दक्षिण भारत में जो मंदिरों का निर्माण होता था वो द्रविड़ शैली में। और इसके अलावा दोनों शैलियों के मिलने से जो शैली का निर्माण होता है वो है बेसर शैली। अब देखिए, अब आप कहिएगा ये सब क्या है सर, समझ में नहीं आया। देखिए आप लोग थोड़ा गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं और नागर शैली के मंदिरों को आप लोग देखिए। प्राचीन काल का बहुत सारा मंदिर का अवशेष देखिए, ज़्यादातर जो मंदिर का अवशेष मिला है प्राचीन काल का वो दक्षिण भारत से मिलता है। जो द्रविड़ शैली का मंदिर है, एक विशेष उसका एक डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत ही खूबसूरत सा, थोड़ा नोकीला टाइप का होता है ऊपर में, वो द्रविड़ शैली का होता है, दक्षिण भारत का मंदिर होता है। जबकि नागर शैली का जो मंदिरों का खासियत है, ऊपर में थोड़ा सा उसमें एक गोलाई दिखता है, पूरा गुंबद नहीं होता है, वो भी दक्षिण भारत के मंदिरों के ही जैसा होता है, बट ऊपर में थोड़ा सा उसमें गोलाई होता है नागर शैली के मंदिरों में। देखिए ज़्यादातर जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली का है। जैसे कि पटना का जो हनुमान मंदिर है तो उसमें मतलब गोलाई का मतलब भाग नहीं है ऊपर में, वो तो द्रविड़ शैली का उसमें प्रभाव ज़्यादा दिखता है। तो और एक चीज़ और, दोनों का अगर आप कंबाइन कर देंगे तो बेसर शैली भी उसको कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है पंचायतन। पंचायतन शब्द क्या है, ये भी कभी कभी सवाल पूछता है। तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना का एक शैली है। देखिए मंदिर बनाने का बहुत सारा मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह होता था, तो उसी में से एक है पंचायतन। तो पंचायतन क्या है? प्राचीन कालीन भारत में मंदिर निर्माण का एक शैली है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता था। देखिए अगर पंचायतन शैली का परिभाषा क्या है, कोई मान लिया कि मंदिर है और उसमें 4 सहायक मंदिर है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि कोई एक बड़ा सा मंदिर होता है और उसके बाहर में, जो मंदिर का मुख्य प्रांगण है उसके बाहर में 4 छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं या ज़्यादा भी होते हैं। और अगर 4 सहायक मंदिर हैं उस मंदिर के और बाहर में, तो उसको कहा जाता है पंचायतन, यानी 4 और 1 5।
अब इसका कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए और ये याद भी करना है। जैसे कि पंचायतन मंदिर का उदाहरण है कंदरिया महादेव। क्वेश्चन सामान्यतः ये नहीं पूछा जाता है कि पंचायतन मंदिर का उदाहरण क्या है, ये बहुत ही भारी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो। खजुराहो कहाँ? मध्य प्रदेश। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है, ये पूछा जाता है भुवनेश्वर। लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर कहाँ है, सॉरी लक्ष्मण मंदिर, सॉरी लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। दशावतार मंदिर कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द से दशावतार और द से देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है।